नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 3 फरवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। थोड़ा सा एडिटोरियल डिले हो गया है, 12 सवा 12 के लगभग आपको मिल रहा है, सॉरी फॉर दैट। करंट अफेयर्स आपको ऑलरेडी मिल चुका है। कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करेंगे, तो पहला आर्टिकल है टर्मरिक वॉज इन तेलंगाना। देखिए, कल के एडिटोरियल में 3 आर्टिकल्स बचे हैं, मुझे याद है, वो वीडियो भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा बजट से रिलेटेड। यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि तेलंगाना में एक टर्मरिक स्पाइस बोर्ड बनाने की जो डिमांड है, इसको बीजेपी नहीं मान रहा है और तेलंगाना के फार्मर्स यहाँ पे काफी भड़बड़ा रहे हैं। तो इस रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल दिया हुआ है, जो निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मेन टर्मरिक का प्रोडक्शन होता है तेलंगाना के अंदर, वहां के जो बीजेपी के एमपी हैं उनके ऊपर क्या क्या प्रेशर आ रहा है, इन सब चीजों के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक बात बताई गई है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर बजट के रिस्पेक्ट में कैपेक्स को बढ़ा के जॉब को क्रिएट करने के रिस्पेक्ट में एक व्यू पॉइंट है। कैपेक्स पता है क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कल के एडिटोरियल में मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बहुत बात की थी। ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे आप एसेट्स बनाओ, रोड बनाओ, रेलवेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हो। तो इस रिस्पेक्ट में एक व्यू पॉइंट है, इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। अगला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, ये तो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ खास नहीं लगा। इंडिया ब्रिटेन फ्री ट्रेड पैक्ट के बारे में, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए निगोशिएशंस चल रहे हैं। ये आर्टिकल लिखा है एलेक्स एलिसिस ने, जो कि ब्रिटेन के हाई कमिश्नर है इंडिया के अंदर। तो इनका व्यू पॉइंट काफी अच्छा है, इस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को देखेंगे। फिर रिसेंटली ममता बनर्जी जी, जो कि आपकी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि कैसे अलग अलग जगहों पे जो गवर्नर्स हैं वो अपनी ताकत का गलत प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट के काम में रोड़ा डाल रहे हैं। ये यहाँ पे ऑथर का व्यू पॉइंट है, इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। फिर रिसेंटली डब्ल्यूएचओ के चीफ ने बोला है कि भाई ओमिक्रॉन अभी भी फैल रहा है, ज्यादातर कंट्रीज में लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो ध्यान देने की जरूरत है, ऑन गार्ड रहने की जरूरत है। इस रिस्पेक्ट में व्यू पॉइंट दिया हुआ है, इसको देखेंगे। तो इतने आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफी मदद मिलती है, तो क्लिक द ज्वाइन बटन। सॉरी फॉर माई राइटिंग, अभी क्या है ना कि डिजिटल पेन नहीं है, आज मोस्ट प्रॉब्ली डिलीवर हो जाएगा। तो भाई, टर्मरिक वॉज इन तेलंगाना। देखिए, अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो एक फार्मर एजिटेशन हो रहा है तेलंगाना के अंदर। ये वो फार्म एजिटेशन नहीं जो अब तक पंजाब हरियाणा में चल रहा है, तो ये अलग है। एक्चुअली में कहानी को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू किया है ऑथर ने। ऑथर ऑब्वियसली बात है बीजेपी पार्टी के एमएलए को यहाँ पे, सॉरी एमपी को क्रिटिसाइज कर रहा है। देखते हैं क्या है। निजामाबाद के एमपी हैं धर्मपुरी अरविंद जी, भारतीय जनता पार्टी को ये बिलोंग करते हैं। 2019 के जनरल इलेक्शन में निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से ये एमपी बने और एमपी बनने से पहले इन्होंने बहुत सारे इलेक्शन प्रोमिसेस किए थे और इलेक्शन प्रोमिसेस इन्होंने जबरदस्त तरीके से किए थे। ज्यादातर लोग अपने प्रोमिसेस इलेक्शन मैनिफेस्टो और रैली के थ्रू करते हैं, इन्होंने अपने प्रोमिसेस को स्टैम्प पेपर पे लिखा था और पूरे के पूरे रूरल इलाकों में बंटवाया था और ये इलेक्शन जीत भी गए थे। अब इनके इलेक्शन प्रोमिसेस में एक प्रॉमिस ये था कि एक टर्मरिक बोर्ड बनेगा निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश, सॉरी तेलंगाना के अंदर। समझिए बात को। कुछ दिन पहले की बात है, पिछले हफ्ते की, कि मिस्टर धर्मपुरी अरविंद का कॉन्वॉय जा रहा था, इनकी गाड़ियां कहीं जा रही थी। इनकी गाड़ी को रास्ते में टर्मरिक फार्मर्स ने रोक लिया। मिस्टर धर्मपुरी अरविंद साहब का बोलना है कि इनकी गाड़ी को रोकने वाले टर्मरिक फार्मर्स नहीं थे, तेलंगाना राष्ट्र समिति के एक्टिविस्ट थे। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में यहां पे धर्मपुरी अरविंद जी ने बोला कि जो तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ये मेरे को परेशान कर रहे हैं, मेरे ऊपर अटैक कराने की कोशिश की। जबकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जिन्होंने इनके कॉन्वॉय को रोका था वो टर्मरिक फार्मर्स थे, हल्दी उगाने वाले फार्मर्स थे। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा मसला क्या है? मसला ये है कि 2019 में जब इलेक्शन का प्रॉमिसेस कर रहे थे धर्मपुरी अरविंद साहब, तब उन्होंने 2 प्रॉमिस किए थे। एक प्रॉमिस तो उनका यह था कि निजामाबाद में एक टर्मरिक बोर्ड बनाया जाएगा और दूसरा प्रॉमिस यह था कि भाई टर्मरिक के लिए और रेड जोवार के लिए, जो कि निजामाबाद में अच्छी खासी क्वांटिटी में उगाया जाता है, इसके लिए एमएसपी डिक्लेयर करवाएंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करवाएंगे। सोचिए, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो फार्मर्स हैं और वो फार्मिंग करते हैं टर्मरिक की, कुछ लोग करते हैं रेड जोवार की। तो टर्मरिक का बोर्ड बनाना निजामाबाद के फार्मर्स के लिए, खासकर कह लीजिए तेलंगाना के बहुत बड़े इलाके के फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही प्रॉमिस किया था धर्मपुरी अरविंद साहब ने और वो इस प्रॉमिस को फुलफिल कर नहीं पाए। अब वो इस प्रॉमिस को फुलफिल करना नहीं चाहते थे या फिर पार्टी हाईकमान ने उनकी बात नहीं सुनी, सरकार ये नहीं चाहती, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। लेकिन अपना प्रॉमिस मिस्टर धर्मपुरी अरविंद साहब यहां पे नहीं कर पाए हैं, तो कुल मिला के अब इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। उन्होंने 2019 में यह भी अनाउंस किया था
कि अगर वो फार्मर की बात नहीं मान पाए, प्रॉमिसेस पूरे नहीं कर पाए, तो फार्मर मूवमेंट के साथ जुड़ जाएंगे। खैर पॉलिटिशियंस प्रॉमिस करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पूरा बिल धर्मपुरी अरविंद साहब के ऊपर डालना सही यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं टर्मरिक की खेती की। इंडिया आप कह सकते हो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और एक्सपोर्टर है टर्मरिक का पूरी दुनिया में। टर्मरिक मतलब हल्दी का। और तेलंगाना की बात की जाए तो 2020-21 में इंडिया का सबसे बड़ा टर्मरिक प्रोड्यूसर कौन है? तेलंगाना है। 2014 में तेलंगाना की सरकार ने सेंटर से रिक्वेस्ट की थी और तब से तेलंगाना की सरकार जब से वो बनी है सेंटर से रिक्वेस्ट करती आ रही कि आप हमारे यहां पे एक टर्मरिक बोर्ड बनवा दीजिए, ठीक है ना। केंद्र की सरकार क्या बोल रही है कि भाई पूरे देश के लिए एक स्पाइस बोर्ड बना हुआ है और इस स्पाइस बोर्ड के बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज अलग अलग जगहों पे हैं, तेलंगाना के अंदर भी हैं और यहाँ पे सारी स्पाइसेस की बात होती है, आपकी टर्मरिक की भी बात होती है। तो आप टर्मरिक को अलग से क्यों बोर्ड बनवाना चाहते हो? केंद्र की सरकार ये बोल रही है। अब राज्य की सरकार क्या बोल रही है? और निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में टर्मरिक का ट्रेड डोमिनेट करता है। तेलंगाना का आर्गुमेंट ये है कि देखिए स्पाइसेस बोर्ड सारे स्पाइसेस की बात करता है, तो वहां पे स्पेसिफिक आप कह लो ध्यान नहीं जा पाता है टर्मरिक की खेती की तरफ। और तेलंगाना के अंदर खासकर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास के इलाके में ज्यादातर टर्मरिक ही उगाई जाती है। तो यहां पे एक प्रकार का स्पेशल एरिया बनाने की जरूरत है जहां पे टर्मरिक की खेती की जाए, उसके एक्सपोर्ट में मदद की जाए। स्पेशल जोन्स यहां पे बनाने की जरूरत है, तब जाके हम टर्मरिक के एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएंगे, चीजें फार्मर्स के लिए और आसान हो पाएंगी। अगर यहाँ पे टर्मरिक बोर्ड बनता है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो केस है टर्मरिक के लिए ये भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो इन सब चीजों को लेके तेलंगाना की सरकार लंबे समय से सेंटर में बीजेपी की सरकार से बोल रही है कि भाई टर्मरिक बोर्ड बना दो। बीजेपी की सरकार टर्मरिक बोर्ड बनाने में उतना इंटरेस्टेड नहीं लग रही। अब इस बीच में हुआ ये कि 2021 के तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन आए और वहां पे बीजेपी और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम का कॉलिशन था। यहां पे इस कॉलिशन ने यह अनाउंस कर दिया कि अगर 2021 के तमिलनाडु इलेक्शन में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम AIADMK जीत जाता है, पनीर सेल्वम की जो पार्टी थी, तो उस केस में हम तमिलनाडु के अंदर एक टर्मरिक बोर्ड बनवा देंगे। ये 2021 में अनाउंस किया किसने? केंद्र की सरकार ने। अब बवाल बच गया, केंद्र की सरकार मतलब बीजेपी ने ओवरऑल। तो हुआ क्या कि जो आप कह लो फार्मर से तेलंगाना के वो नाराज हो गए, बोले कि भाई हम तो इतने समय से टर्मरिक बोर्ड मान रहे हैं, तो हमको टर्मरिक बोर्ड नहीं दे रहे हो, आप तमिलनाडु में टर्मरिक बोर्ड दे रहे हो। तो ये ओवरऑल चीजें चल रही हैं। देखिए अभी इस चीज में ओवरऑल आप हमें कोई स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, जो निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोग हैं उनको ज्यादा चीजें पता है। अच्छा एक और बात है, तेलंगाना जो राष्ट्र समिति है वो तेलंगाना की लोकल पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना वहां पे पॉलिटिक्स कर रही है कि भाई टर्मरिक बोर्ड बना दो, ठीक है। धर्मपुरी अरविंद साहब, देखिए पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिक्स करते ही हैं, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, बट एक जेन्युइन डिमांड है तेलंगाना रीजन के फार्मर्स की, हमें टर्मरिक बोर्ड बना के दिया जाए। वो अभी के लिए बन पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब ये मुद्दा पहुंच गया पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो MP हैं KR सुरेश रेड्डी साहब, उन्होंने राज्यसभा में लास्ट ईयर एक सवाल पूछा यही टर्मरिक बोर्ड को लेके, और इसका क्लियर कट जवाब दिया यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने कि भैया अभी के लिए सरकार का कोई भी प्लान नहीं है कि वो तेलंगाना में टर्मरिक बोर्ड बनाए। ओके, और साफ साफ नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने ये बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्पाइस बोर्ड के रीजनल ऑफिस कम एक्सटेंशन सेंटर चला रखे हैं निजामाबाद के अंदर, और वो हर स्पाइस के एक्सपोर्ट में मदद करते हैं, वो टर्मरिक के एक्सपोर्ट में भी मदद करेंगे। तो आप उनसे अभी के लिए काम चला लो। तो तेलंगाना की सरकार एक स्पेसिफिक टर्मरिक बोर्ड बनाना चाहती है, केंद्र की सरकार बोल रही है कि उसकी अभी के लिए जरूरत नहीं है। केंद्र की सरकार ने कभी प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन जब तमिलनाडु के इलेक्शन से प्रॉमिस किया तो तेलंगाना के फार्मर्स गए भड़क। अब यहाँ पे धर्मपुरी अरविंद जी की जो सिचुएशन है, जो कि बीजेपी के MP हैं अभी निजामाबाद की, उनकी सिचुएशन थोड़ी बिगड़ चुकी है। बीच में ऐसा बताया जा रहा था कि वो अब असेंबली इलेक्शंस लड़ेंगे, MP के इलेक्शंस लड़ेंगे भी नहीं निजामाबाद से। फिर बीच में इनकी ये जो रेड्डी साहब हैं आपके TRS के, इनसे लड़ाई होने लगी A.G.वन रेड्डी से। तो इन्होंने A.G.वन रेड्डी से बोला कि A.G.वन रेड्डी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आरमूर, यहाँ से लड़ूंगा, 50,000 वोटों से जीतूंगा। मिस्टर रेड्डी ने बोला टर्मरिक बोर्ड खुलवा दो तो मैं आपको 10,000 फार्मर्स के साथ माला पहनाऊंगा। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे होती रहती है। फार्म रिलेटेड क्राइसिस यहाँ पे भी हो रही है टर्मरिक की खेती से रिलेटेड, ठीक है। तो एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया। देखिए पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स हिंदू में काफी हद तक एंटी गवर्नमेंट होते हैं। ओके, मैं आपको वो चीज बताता हूं जो कि आर्टिकल में लिखी है। तो ये आर्टिकल का व्यू पॉइंट, जब मैं अपना व्यू पॉइंट बताता हूं तो मैं अलग से बोल देता हूं कि भाई ये मेरा व्यू पॉइंट है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना प्रो बीजेपी हो एंटी बीजेपी हो, तो इस रिस्पेक्ट में बता रहा हूं। चलो नेक्स्ट, अगला आर्टिकल है डोज ऑफ रियलिज्म।
ये एक छोटा सा आर्टिकल है, डिजीज प्रिवेंशन विद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन स्टिल नेसेसरी। देखिए डब्ल्यूएचओ के चीफ डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने रिसेंटली ब्रीफिंग में बोला कि कोरोना वायरस के 90 मिलियन लगभग 9 करोड़ केसेस आ चुके हैं जब से ओमिक्रॉन फैल रहा है। तो ओमिक्रॉन 10 हफ्ते पहले आइडेंटिफाई हुआ था और तब से लेके अब तक ऑल ओवर वर्ल्ड 9 करोड़ कोविड 19 के केसेस आ चुके हैं। तो मतलब बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है। अब इस बीच में बहुत सारी कंट्रीज अपने रिस्ट्रिक्शंस को ओपन अप कर रही हैं, इकोनॉमी को ओपन अप कर रही हैं, तगड़ा लॉकडाउन नहीं लगा रही हैं। तो आप देखो ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड कहीं ना कहीं कोविड 19 रिस्ट्रिक्शंस को कम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि कोविड 19 के रिस्ट्रिक्शंस को कम कर रहे हैं। ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। डब्ल्यूएचओ के चीफ का ये बोलना है कि कुछ लोगों को लग रहा है कि ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है, अगर आपने 2 डोजेस ले ली हैं तो आप काफी हद तक प्रोटेक्टेड हो, बट ऐसा है नहीं। कुछ लोगों में मोर्टेलिटी ज्यादा है, जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कुछ कंट्रीज में बढ़ रहा है, ब्रिटेन जैसी कंट्रीज में, यूएस जैसी कंट्रीज में। तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जो 6 रीजंस है डब्ल्यूएचओ के ग्लोबली, उसमें से 4 रीजंस में डेथ में इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। तो इस समय पे ओमिक्रॉन के रिस्पेक्ट में अपने आप को बचाना जरूरी है। बट एक और बुरी खबर निकल के आ रही है कि एक और वेरिएंट निकल के आया है BA.2। ये BA.2 वेरिएंट भी ओमिक्रॉन जितना ही खतरनाक है, उतना ही ट्रांसमिसिबल है। तो अभी के लिए जो दुनिया के सामने कैलेमिटी है, जो चैलेंज है, वो बहुत बड़ा है। अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि हम इस चैलेंज को इग्नोर कर दें और आराम से घर पे बैठें। ये गलत अप्रोच होगी। अभी भी कोरोना से बच के रहने की जरूरत है। सोशल एक्टिविटी कम करो, जितना ज्यादा वर्क फ्रॉम होम कर सको वो करो, वैक्सीनेशन नहीं लिए तो जल्दी से जल्दी ले लो। ये सब बातें ओवरऑल इस आर्टिकल में बोली गई हैं। अभी के लिए ये नहीं कह सकता कि कोरोना की फ्यूचर ट्रेजेक्टरी क्या होगी। दुनिया भर की इकोनॉमीज ऑलरेडी 2020 में उनकी इकोनॉमी ठप हो चुकी है, तो वो धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे कोरोना भी बढ़ेगा। तो हमें कॉशियस रहने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। ये ऐसा बोल रहे हैं डब्ल्यूएचओ के चीफ। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, क्रिएटिंग जॉब्स बाय इंक्रीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए अगर इकोनॉमिक पोटेंशियल को रियलाइज करना है इंडिया के अंदर, तो जो एक मेजर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा अनंत नारायण साहब के हिसाब से, वो है क्रिएशन ऑफ गेनफुल जॉब। अगर गेनफुल जॉब हमारे देश के अंडर एम्प्लॉयड यूथ और वुमेन को मिल जाए तो कहीं ना कहीं उनकी जेब में पैसा आएगा। वो देश के डेवलपमेंट में तो पार्टिसिपेट करेंगे ही, अपना डेवलपमेंट भी करेंगे। फिर उनके हाथ में पैसा होगा तो वो ज्यादा खर्चा करेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी। ओवरऑल इकोनॉमी में एक बूस्ट की साइकिल चालू हो जाएगी। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को ये कोट कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो है उन लोगों में जो कि 15 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, वो 2005 में 55% था और वो 2020 में 43% पहुंच चुका है। एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो समझ रहे हो? 15 साल से ज्यादा के जितने भी लोग हैं इंडिया के अंदर, उसमें से कितने परसेंटेज लोगों के पास नौकरियां हैं, इसको आप एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो बोलोगे। तो 2005 में इंडिया में 55% था, 2020 में इंडिया में 43% हो चुका है। अब इसको अगर आसपास की कंट्रीज के साथ कंपेयर किया जाए तो ये डाटा बांग्लादेश के लिए 52% है, चाइना के लिए 63% है, वियतनाम के लिए 73% है। तो हम बांग्लादेश, चाइना और वियतनाम से बहुत पूछे हैं। फिर बात की जाए तो इंडिया के अंदर जो वुमेन है, ये इंडिया की वर्कफोर्स की 20% है केवल। लेकिन अगर आप यही बाकी कंट्रीज की बात करो तो 30 से 70% के बीच में है परसेंटेज ऑफ वुमेन ऑफ द वर्कफोर्स। मतलब कहां की बात करें? बांग्लादेश, चाइना और वियतनाम की। प्लस सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डाटा यह सजेस्ट करता है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में दिसंबर 2016 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में इंडिया ने 1 करोड़ जॉब्स लॉस कर दी हैं। मतलब दिसंबर 2016 से दिसंबर 2021 के बीच में इंडिया में 1 करोड़ नौकरियां कम हुई हैं। तो भाई आप समझ सकते हो कि ये बड़े जबरदस्त फिगर्स है। ओके, और आप लिख सकते हो, इन फिगर्स को कोट कर सकते हो। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक वो है सोर्स, और CMIE मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसका डाटा है। तो इन डाटा को सोर्सेस के साथ आप किसी पर्टिकुलर रेलेवेंट इकोनॉमी के क्वेश्चन में कोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इनको नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। फिर देखिए, कोविड-19 के पैंडेमिक के मॉडल होने के बावजूद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी और जो भी इनका स्टाफ है, इन्होंने यहाँ पे बजट पेश किया और उस बजट में इन्होंने प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की तरफ पैसा एलोकेट किया। पहली बात, यहाँ पे कुछ अच्छे इंडिकेटर्स भी हैं। वो कौन कौन से अच्छे इंडिकेटर्स उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो अच्छा इंडिकेटर निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है टैक्स कलेक्शन में। देखिए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने जो डाटा रिलीज किया है पहले 9 महीनों का फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का, जिसको आप फाइनेंशियल ईयर 2022 भी बोलते हो, जो कि अभी खत्म होने वाला। अभी हम लोग 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में चल रहे हैं, 31 मार्च 2022 को ये खत्म होगा। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का जो डाटा निकाला है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने, वो डाटा ये बोलता है
कि अगर आप टोटल पैसा काउंट करो टैक्सेस का और डिविडेंड्स का, तो वो निकल के आता है 17.3 लाख करोड़, जिसको आप बोलते हो रेवेन्यू रिसिप्ट। सरकार के पास दो तरीके की रिसिप्ट आती है, एक आती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक आती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में यहाँ पे बात हो रही जो टैक्स आया सरकार के पास और जो डिविडेंड आया, मतलब सरकार ने जो लोन घुमाया तो उसके ऊपर जो सरकार के पास इंटरेस्ट आया वो डिविडेंड हो गया। तो ऐसे करके सरकार के पास 17.3 लाख करोड़ आए। और जो जब बजट पेश किया था पिछले साल 1 फरवरी को 2020 में निर्मला सीतारमण जी ने, तब ये एक्सपेक्टेड था कि पूरे साल की रेवेन्यू रिसिप्ट 17.9 लाख करोड़ होगी। अब ये समझिए ये सरकार की टोटल कमाई नहीं है, केवल रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। सरकार के पास और प्रकार के रिसिप्ट्स भी होते हैं, सरकार के पास कैपिटल रिसिप्ट्स भी होती है। सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब जो टैक्सेस से पैसा आया है और जो डिविडेंड से पैसा है। तो सरकार ने एक्सपेक्ट किया था कि 2021-22 में 17.9 लाख करोड़ आएंगे, सॉरी 17.3 लाख करोड़, सॉरी 17.9 लाख करोड़ आएंगे। लेकिन हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीनों में ही 17.3 लाख करोड़ आ गए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल का एंड होते होते जो टोटल पैसा सरकार के पास आ जाएगा वो आएगा 20.8 लाख करोड़। तो ओरिजिनली बजटेड में रेवेन्यू रिसिप्ट थी 17.9 लाख करोड़ की, पहले 9 महीनों में आ गई 17.3 लाख करोड़ की। अब जब रीऑर्गेनाइज किया गया तो ऐसा बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के एंड तक 20.8 लाख करोड़ आ जाएंगे सरकार के पास। अगर ओमिक्रॉन ने तरखाट नहीं मचाया जाता तो हो सकता है इस फिगर से भी 0.5 या 0.7 लाख करोड़ ज्यादा आ जाए। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स, सरकार का जो टैक्स कलेक्शन है बढ़ रहा है, और ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसकी वजह क्या हो सकती हैं? तो भाई इनकम टैक्स से थोड़ा और पैसा आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर जो फेक इनवॉइसेस का इशू इसको रिजॉल्व किया गया, ज्यादा लोगों ने जीएसटी के अंदर रजिस्टर किया है तो सरकार के पास ओवरऑल ज्यादा पैसा कलेक्ट हो रहा है। फिर सरकार ने पिछली बार बजट के जो एस्टिमेट्स इनको थोड़ा कंजर्वेटिव रखा था, जरूरत से ज्यादा एम्बिशियस होकर सरकार ने बजट के आप कह लो प्रोजेक्शंस नहीं दिखाए थे, तो उसके चलते भी ओवरऑल आप कह सकते हो कि सरकार के पास जो पैसे का रिफ्लेक्शन है वो सही नजर आ रहा है। फिर पहले क्या होता था कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बाहर से पैसा बोरो करके ओवरऑल अपना एमएसपी के अंदर प्रोक्योरमेंट करता था और उसको फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं किया जाता था। तो यहां पे ट्रांसपेरेंसी लेके आई है सरकार। अब मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो पॉइंट मैंने अभी बोला ना एफसीआई वाला, ये ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आया। इस पॉइंट को अगर आप समझना चाहते हो तो लगभग 11 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, फ्रॉड बोरोइंग प्रैक्टिसेस, एफसीआई इन हैवी डेब्ट ड्यू टू एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एफसीआई को पैसा कहां से मिलता है? एमएसपी की क्रॉप प्रोक्योरमेंट के लिए, और एनएसएसएफ के मनी को बोरो करके एफसीआई एमएसपी प्रोक्योरमेंट कर रहा है। ये एफआरबीएम यानी फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट का वायलेशन है। इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लो, आपको पूरा का पूरा इशू ये एफसीआई वाला समझ में आ जाएगा। हालांकि ये इशू अब रिजॉल्व अभी के लिए हो चुका है। अब सरकार ओवरऑल अपनी एग्रीकल्चर के खर्चे में ही दिखाता है प्रोक्योरमेंट को, लेकिन एफसीआई एनएसएसएफ के थ्रू पैसा बोरो करके कैसे बैलेंस शीट में फिस्कल डेफिसिट को नहीं दिखा रहा था, यह पर्टिकुलर चीज भी समझनी जरूरी है। समझने के लिए जो वीडियो मैंने रिकमेंड की है उसको देख लीजिए, एफसीआई बोरोइंग। मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारेंगे तो आपको ये पहली वीडियो मिल जाएगी। ये पहली वीडियो देख लीजिए, इसमें काफी इंफॉर्मेशन आपको काम की मिलेगी। ठीक है, वापस आ जाते हैं। तो ये एफसीआई वाली बात मैंने आपको बता दी। फिर भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत ठीक चीज हो रही है। हालांकि पैंडेमिक के समय पे हर्ट भी बहुत हुआ है, बट फिर भी इस फिस्कल ईयर में टैक्स कलेक्शंस इंप्रूव हुए। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमको यह पता चलता है कि इकोनॉमी थोड़ी सही रास्ते पे आ रही है। फिर अगर आप देखो तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ी। अगर अच्छी चीजें हैं तो बुरी चीजें भी हैं। फिस्कल डेफिसिट मतलब हमारा टोटल खर्चा माइनस टोटल हमारा जितना पैसा आया, और जितना पैसा आया में रेवेन्यू आपका कह लो कैपिटल सब आ जाता है। ओके, तो भैया फिस्कल ईयर 2021-22 में जो हमारी फिस्कल डेफिसिट है वो है 15.9 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का 6.9% है। ये बहुत ज्यादा है। जब सरकार ने 1 फरवरी 2020 को बजट पेश किया था तो ये एक्सपेक्ट किया था कि हमारी फिस्कल डेफिसिट होगी 15.1 लाख करोड़, बट एक्चुअली में हमारी फिस्कल डेफिसिट निकल के आई है 15.9 लाख करोड़। क्यों? क्योंकि भैया फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी में पैसा गया है, मनरेगा को एक्स्ट्रा पैसा एलोकेट किया गया, बहुत सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स यहां पे सरकार ने दिए। फिर एयर इंडिया की सेल से पहले एयर इंडिया का जितना भी डेप्ट था उसको सरकार ने चुकाया है, तो यहां पे भी तो पैसा हुआ है ना, इसलिए हमें अपनी फिस्कल डेफिसिट यहां पे बढ़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन एक प्लस पॉइंट भी है कि भाई टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हो रहे हैं। तो इसके बेसिस पे अब सरकार आगे क्या अप्रोच रख रही है? आगे की अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे की अप्रोच ये है कि भैया इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट बढ़ा दिया गया है।
ठीक है ना। हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है वो 2021-22 में था 6 लाख करोड़, रिवाइज्ड एस्टीमेट की बात की जाए, और इस बार इनिशियल एस्टीमेट ही सरकार दे रही है 7.5 लाख करोड़ का प्रोडक्टिव कैपिटल क्रिएशन में पैसा खत्म किया जाएगा, जो कि रिवाइज्ड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 से 24% ज्यादा है। तो ये एक अच्छी न्यूज है, ठीक है ना। तो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार केवल 1% पैसा बढ़ा रही है, लेकिन हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार 24% पैसा बढ़ा रही है। मतलब ऑथर का ये बोलना है कि नाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आप अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करो और अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाओ, ये देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और यही सरकार यहां पे कर रही है। ऑथर बोल रहा है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 11 से लेके फाइनेंशियल ईयर 21 तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2010-11 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2020-21 तक जो ऑन एन एवरेज साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है वो रहा है सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर का 12%। इस बार उसको बढ़ाया गया। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ये जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर का परसेंटेज कैपिटल एक्सपेंडिचर वो 16% है, और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इसको बोला गया है 19%। ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यही अप्रोच होनी चाहिए, पूरी दुनिया की यही अप्रोच है, हमारी यही अप्रोच के दम पे चाइना इतना डेवलप किया है। तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा। देखिए ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर 2010-11 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2020-21 तक सालाना ऑन एन एवरेज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर वो रहा है 12%। ये नंबर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए रहा है 16%, और यही नंबर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए एक्सपेक्ट किया गया है 19%। ठीक है भाई, तो ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे आने वाले समय में रोड में, रेलवेज में, फ्रेट कॉरिडोर, पावर, रेन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीजों में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी आप कह सकते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक पार्ट है। तो काफी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे। हालांकि देखो थोड़ी सी टेंशन वाली चीजें भी हैं। क्यों? सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव एसेट्स को बनाने में नहीं जा रहा है। जैसे कि एयर इंडिया जब टाटा को बेची गई तो पहले भारत सरकार ने एयर इंडिया के सारे उधार चुकाए। इन उधार को चुकाने में 0.5 लाख करोड़ रुपया चला गया, लगभग 50,000 करोड़ रुपया चला गया। तो इसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट किया जा रहा है। ओके, फिर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत संचार निगम लिमिटेड, इनकी जो बुक्स में लॉस है उस लॉस को सरकार भरपाई कर रही है। उसके लिए लगभग 80,000 करोड़ रुपए खत्म होंगे, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। तो ऑथर ये भी बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो सब नए एसेट ही बनाएगा, कुछ पुराने एसेट्स की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए भी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीजें काफी अच्छी हैं, क्योंकि आप कह लो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ एक पुश सा दिया जा रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए। फिर अगर आप देखो तो हार्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके ऊपर पैसा थोड़ा कम खत्म किया जा रहा है। यहां पे भी पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तो एक इस जगह पे बजट थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, ऐसा यहां पे ऑथर बोल रहे हैं। फिर अगर आप देखो तो थ्रस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज रिजल्टेड इन नोटेबली हायर फिजिकल डेफिसिट नंबर्स देन एक्सपेक्टेड। तो एक प्रॉब्लम यह है कि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करोगे तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, और ये फिजिकल डेफिसिट लॉन्ग टर्म में हमारे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, सब पे इंपैक्ट डाल सकता है। तो आगे आने वाले समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम थोड़ा और मुश्किल हो सकता है। लेकिन नो डाउट जितना हो सका है उतना भारत सरकार ने ऑथर के हिसाब से पैसा एलोकेट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। अब डिपेंड करता है राज्य पे, केंद्र की सरकार पे और लोकल बॉडीज पे कि वो इस पैसे को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है भाई, ये यहां पे बताया गया। नेक्स्ट चलते हैं, इंपीरियल एक्सेस। गवर्नर मस्ट वर्क विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स नॉट एज एजेंट्स ऑफ सेंटर। वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, इन्होंने गवर्नर जगदीप धनखड़ को ट्विटर पे कर दिया ब्लॉक, क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब अक्सर कर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते ही रहते थे। और कुछ देखिए यहां पे ओवरऑल गवर्नर्स के रोल के अगेंस्ट बात की तो आपको एंटी गवर्नर ये आर्टिकल समझ में आएगा। कुछ ऐसा ही ऑथर बता रहा है कि गवर्नर कर रहे हैं तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के खिलाफ अपनी ताकत को गलत प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो मिस्टर धनखड़ अक्सर कर ममता बनर्जी को टैग करके ट्विटर पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखते रहते थे। जैसे इनको ब्लॉक किया गया तो गवर्नर साहब ने एक मैसेज भेजा ममता बनर्जी को, डायलॉग इन हार्मोनी अमंग कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज इंपॉर्टेंट, और इसको भी ट्विटर पे पोस्ट कर दिया। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर आप देखो तो गवर्नर जो है आपके वेस्ट बंगाल के, जो चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की, इनके आपस में बन नहीं रही है। तो चीफ मिनिस्टर जो है वेस्ट बंगाल की वो बोलने की ये गवर्नर तो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि ये राज्य की सरकार को अपना बॉन्डेड लेबर समझ रहे हैं। क्योंकि अक्सर कर ऐसा था कि जो जगदीप धनखड़ साहब थे वो वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को बुलाते थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बुलाते थे, इनसे प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट लेते थे,
तो कभी कभी ये बिजी पर्सनालिटीज नहीं पहुंच पाती थी, तो इसके चलते में ओवरऑल ट्विटर में टैग कर देते थे चीफ मिनिस्टर को। तो इन सब चीजों के चलते यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है वो भी काफी इरिटेट हो गई, इन्होंने गवर्नर साहब को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई गई। फिर रिसेंटली जगदीप धनखड़ साहब ने, इनके पास पेश किया गया था हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021, इसको इन्होंने अप्रूवल नहीं दिया अपना, इसके चलते जो सिविक बॉडी है हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो पाए। फिर जगदीप धनखड़ साहब अक्सर कर वेस्ट बंगाल की सरकार के ऊपर इल्जाम लगाते रहते कि वेलफेयर स्कीम में धांधली हो रही है। फिर गवर्नमेंट जो क्लेम करती है कि भाई स्टेट में इतना इन्वेस्टमेंट आया नहीं, गलत प्रकार से चीजों को दिखाया जा रहा है। तो कुल मिला के वेस्ट बंगाल की सरकार के अगेंस्ट एक जंग सी छेड़ दी यहाँ पे जगदीप धनखड़ साहब ने, और वेस्ट बंगाल में जो अपोजिशन है वो इस जंग को सपोर्ट कर रहा है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र के गवर्नर की बात की जाए, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, तो ओवरऑल स्पीकर के इलेक्शन को लेके महाराष्ट्र की सरकार की लेजिस्लेटिव असेंबली, महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो लॉ पास की, जो अमेंडमेंट्स पास किए, उसको रिजेक्ट कर दिया किसने? गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने। भगत सिंह कोश्यारी ने बोला कि जिस लेजिस्लेटिव रूल्स के हिसाब से आप स्पीकर के इलेक्शन करवा रहे हो वो गलत है। ठीक है, एक्चुअली में महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली ने बोला कि वॉइस वोट के थ्रू हम स्पीकर का इलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई, पहले से सीक्रेट बैलेट से हो रहा, तो सीक्रेट बैलेट से करो, वॉइस बैलेट के थ्रू मत करो। अब इसके चलते इस समय पे महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर के बिना ही काम कर रही है, तो ये काम गड़बड़ है ओवरऑल। फिर रिसेंट महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली ने 12 नामों को सजेस्ट किया, ठीक है ना, किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंटमेंट के लिए। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो इसमें अपॉइंटमेंट के लिए 12 नामों को सजेस्ट किया महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली में। उन 12 नामों को भी नॉमिनेट करने से मना कर दिया गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी साहब ने। तो यहाँ पे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी साहब महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और सरकार के काम को मुश्किल कर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। फिर अगला नाम आता है इसमें तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रावी साहब का। आर एन रावी साहब ने तमिलनाडु का जो एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेज बिल है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, अपने पास पेंडिंग रखा है, ना इसको अप्रूवल दे रहे हैं, ना प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं, तो ये गलत है। सितंबर 2021 में बिल पास हो गया था, कोई ना कोई एक्शन तो इस पे लेना चाहिए, किसको? आर एन रावी साहब को, बट ये कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। गवर्नर की यहाँ पे ड्यूटी बनती कि या तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजे या फिर असेंबली के रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजे, लेकिन ओवरऑल ये बिल को डिले करते जा रहे हैं। ठीक है ना, इस बिल में नीट के रिस्पेक्ट में बात कर दी गई है। तो कुल मिला के यहाँ पे गवर्नर के रोल के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। गवर्नर किस प्रकार से सिस्टमैटिक तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ओवरऑल इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के काम करने के तरीके को रोक रहे हैं, इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पे ऑथर। देखिए, अब दूध का धुला यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है ना, ना राज्य की सरकारें हैं, ना गवर्नर साहब हैं, आप कह लो पॉलिटिक्स हर कोई करता है। ठीक है, समय समय पे हर कोई, जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो ये करती थी, ठीक है ना, अभी तो खैर बहुत सारा आप कह सकते हो कि ओवरऑल क्या नाम से कह सकते हैं कि मतलब ट्रांसपेरेंसी आ गई है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे गवर्नर चीजों को रोक के बैठा है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। गवर्नर के रोल को लेके अक्सर कर केंद्र की सरकार को और गवर्नर को क्रिटिसाइज किया गया है। लेट्स सी आगे इस चीज में क्या होता है, जब भी कुछ अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट, इंडिया ब्रिटेन फ्री ट्रेड अनलॉक न्यू अपॉर्चुनिटी। देखिए, पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडिया के और बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मिले और उन्होंने बोला कि भाई हम एक शेयर्ड विजन करते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव डिकेड का। किसके रिस्पेक्ट में? इंडिया यूके पार्टनरशिप के रिस्पेक्ट में। इंडिया उस समय पे कोविड-19 की वेव के बीच में था, लेकिन पॉलिटिकल एक्शन में कन्वर्ट किया अपनी विल को एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और ग्रिट के दम पे। और इस डिटर्मिनेशन में दोनों लीडर्स ने बोला कि जो बायलैटरल ट्रेड है, ओके, इंडिया और यूके का, इंडिया यूके का बायलैटरल ट्रेड 2019 में $23 बिलियन था, इसको कम से कम डबल किया जाए, दुगना किया जाए बाय 2030। इसके लिए दोनों लीडर्स ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि हम अपने अपने लेवल पे जबरदस्त तरीके से कोशिश करेंगे। और इन्होंने अपने ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया कि भाई ट्रेड के रिस्पेक्ट में जितना भी ग्राउंड वर्क है इसको तुरंत ठीक करो, ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन हो सके बाय द एंड ऑफ 2021। अब बाय द एंड ऑफ 2021 तो साइन नहीं हो पाए, लेकिन अभी भी जो बातचीत है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर इंडिया यूके के बीच में, ये जोरों शोरों पे जारी है। जैसे कि कुछ ग्राउंड लेवल पे भी एक्शन हुआ है जब से मीटिंग हुई दोनों लीडर्स की। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो जो ब्रिटेन के एप्पल्स हैं वो इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहे हैं। फिर इंडिया की जो फिशरीज श्रिम्प सेक्टर में जो श्रिम्प्स हैं उनको यूके में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इंडिया बहुत सारे आप कह रहे हो मेरीन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। तो आप देखो तो एफटीए नेगोशिएशंस चल रहे हैं और उससे पहले ही बहुत सारे ट्रेड के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल चीजें अच्छी हो रही हैं। जैसे कि अगर आप देखो तो 13 जनवरी 2022 को न्यू दिल्ली में इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब और यूके के जो इंटरनेशनल ट्रेड सेक्रेटरी हैं एनए मैरी ट्रेवेलिन साहब, इन्होंने अपना शेयर्ड एम्बिशन अनाउंस किया कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस्ड एफटीए साइन कर लेंगे 2022 के एंड तक।
अब नेगोशिएशंस मुश्किल हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन ये दोनों देश जाते हैं यूके और इंडिया कि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप जरूरी है। मैं बताता हूं क्यों। इंडिया ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन नहीं किया, आरसीईपी साइन नहीं किया, तो इंडिया को इस समय पे जरूरत है यूके की। और यूनाइटेड किंगडम ने ब्रेग्जिट किया है रिसेंटली, तो उसके चलते उनको बिजनेस वगैरह में नुकसान हो सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर इंडिया यूके का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो ये दोनों के लिए विन विन चीजें होंगी। और ऑलरेडी इंडिया यूके की बिजनेस रिलेशंस बहुत तगड़े हैं, बहुत सारी चीजें अगर आप देखो, 600 यूके कंपनीज इस समय पे इंडिया में काम कर रही हैं, जिसमें 3,20,000 लोगों को नौकरियां मिली हैं। यूके की बहुत बड़ी कंपनी है बार्कलेस, लंदन के बाहर जो सबसे बड़ा ऑफिस है बार्कले का वो पुणे में है। जेसीबी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं और दुनिया की 110 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। कंज्यूमर गुड्स की एक कंपनी है हिंदुस्तान लीवर, जिसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, इसमें बहुत बड़े स्टेक्स हैं ब्रिटेन के, और ये भी दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। तो इसका क्या मतलब है, ऑलरेडी इंडिया और ब्रिटेन के जो रिश्ते हैं बिजनेस फील्ड में वो काफी आगे हैं। और इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो मजा आ जाएगा। इंडिया ने भी बहुत से फील्डों में यूके में इन्वेस्ट किया, जैसे फिनटेक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गया, बैटरीज हो गई, तो इसमें इंडिया ने यूके में इन्वेस्ट कर रखा है। 2020-21 में यूके में जितना भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है, इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। पिछले ही हफ्ते एसआर ग्रुप और ओला इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया इन्वेस्टमेंट करेंगे वो यूके के अंदर। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो इकोनॉमी का साइज है इंडिया यूके का, तो भाई आप कह सकते हो कि 5वें और 6ठे नंबर पे, लेकिन ट्रेड रिलेशनशिप अंडर परफॉर्म कर रही है। उस ट्रेड रिलेशनशिप को प्रॉपर परफॉर्मेंस पे लाने के लिए ही यहां पे एफर्ट माना जा रहा है। और चूंकि यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल चुका है, इंडिया ने आरसीईपी ज्वाइन किया नहीं है, तो यहां पे एक ट्रेड डील पूरी तरीके से चीजों को बदल सकती है। हो सकता है इंडिया यूके की ट्रेड डील अगर हो जाती है तो उसके बाद और कंट्रीज भी इस ट्रेड डील में आ जाए, ऑस्ट्रेलिया इस ट्रेड डील में आ जाए। और इंडिया चूंकि इंडिया पैसिफिक में है, इंडो पैसिफिक में है, जहां पे 50% ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, दुनिया भर की 50% आबादी रहती है, दुनिया भर का ट्रेड निकलता है, तो उस कंटेक्स्ट में इंडिया को तो बेनिफिट होगा ही होगा, यूके को भी यहां पे बेनिफिट होगा। अगर इंडिया और यूके के बीच में एक एफटीए साइन हो जाती है तो ऐसा बोला जा रहा है कि 2035 तक इंडिया और यूके दोनों की इकोनॉमी कंबाइंड तरीके से कम 14.8 बिलियन डॉलर से बढ़ेगी। ये एक एस्टिमेट है और दिस इज एन एस्टिमेट वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जानी है। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये एफटीए जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि समझिए अगर एक एफटीए हो जाता है तो इससे सिर्फ बिजनेसेस थ्राइव नहीं करेंगे, ट्रेड थ्राइव नहीं करेगा, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। इंडियंस के लिए ब्रिटेन जाने की अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, बहुत सारे ब्रिटिश नागरिक इंडिया के अंदर आके काम करेंगे। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे लिखी हुई हैं। एलेक्स साहब यहाँ पे इंडिया के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें पुरानी चीजें भूल जानी चाहिए। यूके ने इंडिया के ऊपर राज किया, वो सब चीजें भूल के हमें रिश्ते को एक ऑर्गेनाइज तरीके से फिर से आगे लेके जाना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है। ये सब बातें बोल रहे हैं, बड़ी प्रोग्रेसिव व्यू पॉइंट है, यही व्यू पॉइंट्स इंडियंस का भी है। बस ये उम्मीद की जा सकती है जल्दी से जल्दी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।